we are going to start a very important chapter and at the same time a very difficult chapter. हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत कठिन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं. ये कठिन नहीं है ऐसे, लेकिन फॉर द स्टूडेंट हु आर स्टार्टिंग हिस्ट्री उनके लिए डिफिकल्ट लग जाएगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ किताब है. हम जितना भी चाहते हैं कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंटरेस्टिंग वे में आपको बताया जाए, ताकि आपके लिए बड़ा अच्छा लगे सुनने में. एक प्रवचन की तरह सुनिए और फिर आप इसको किताब के साथ जोड़ दीजिए. बुक तो आपके पास है ही, बुक इज अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. आपको हमारे ऐप पे ही मिल जाएगा, अरुण सर गंगा घाट ऐप पे एक किताब मिल जाएगी. तो वहाँ से आप ई बुक है, ई बुक से ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. पब्लिश्ड कॉपी भी हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने का जल्दी ही. तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं. और यकीन मानिए कि हर साल यूपीएससी में लगातार 40 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इस चैप्टर से. और चैप्टर क्वेश्चन जो है धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं. तो स्वाभाविक है कि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा. ये है आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री का सोर्स क्या है, साधारण सी बात सोचिएगा. यहां दे रहा है एंशिएंट टेक्स्ट एंड लैंग्वेज. टेक्स्ट और लैंग्वेज में क्या फर्क है, इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं. मैं हमेशा एक बात बोलता हूं आपको कि जो हम पढ़ाई करते यूपीएससी का वो बाकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से भिन्न होता है. यहाँ पर हम हमेशा मेन परीक्षा के पर्सपेक्टिव से देते हैं और इंटरव्यू इज ए पार्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन. क्या कहानी क्या है भाई, 1750 मार्क्स का मुख्य परीक्षा है और 275 का इंटरव्यू है. यही है पूरा का पूरा आपका 5, 7, 5, 12 का 2 और ये 2025 मार्क्स का एग्जाम होता है यूपीएससी. यही होता है. तो हम इसकी तैयारी करते हैं और एज ए रिजल्ट जो 200 नंबर का जो पीटी है वो तो निकल ही जाता है. पीटी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है, निकल ही जाना है. तैयारी इसकी करनी है. और इसकी तैयारी का मुख्य पार्ट क्या है, GS1, GS2 एंड GS3. GS1 में हिस्ट्री में हम आ रहे हैं. और हिस्ट्री हालांकि मुख्य परीक्षा में 1750 में मैक्सिमम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पीटी में ये 200 में आपको 18 नंबर का 36 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा. समझ रहे हैं. तो पीटी का पर्सपेक्टिव से ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्क्रीनिंग के पर्सपेक्टिव से. और पीटी में बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. इस साल क्या हुआ था, इस साल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से. तो हम आपको हर दिन 1 घंटा का जो मेरा लेक्चर होगा, जो प्रवचन होगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलने की उम्मीद बन जाती है. और मान लिया कि हम 70 आवर्स का हिस्ट्री का लेक्चर लेते हैं तो 70 टॉपिक्स में से आपको 18 क्वेश्चन तो पीटी के मिल ही जाएंगे. मेंस के 100 तो आप लिख ही लेंगे और इंटरव्यू में हिस्टोरिकल कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब आप दे ही लेंगे. यही हमारा पर्सपेक्टिव है. तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट ऑल दिस थिंग्स. चलिए हम लोग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे थे. तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है. पहला बात तो रिटन रिकॉर्ड, जो हमारा कुछ राइटर ने लिखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. जो राइटर लिखते हैं और आज तक अभी भी, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर पार्ट जो है रिटन में लिखा जाता है वीआईपीज का. राजा के कुल के गुणगान गाए जाते हैं, यही होता है. बड़े लोगों की बातें की जाती है, सैन्य अभियान की बातें की जाती है. लेकिन सामान्य जनता जो है उनके बीच में क्या स्थिति है, इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है. तो ये टेक्स्ट एंड के साथ ये प्रॉब्लम होता है. हम आजकल एक कंसेप्ट बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री, ताकि हम सोसाइटी को समझे. कुछ समय का सोसाइटी क्या था. एंथ्रोपोलॉजिकल, मानव विज्ञान, समाज कैसे इवॉल्व किया, एक आदि मानव से धीरे धीरे समाज कैसे बढ़ा. तो समाज की स्थिति हम जानना चाहते हैं. तो हमें हिस्ट्री में यहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है.
एंथ्रोपोलॉजिकल वे से। सोर्सेज में एंथ्रोपोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें दो पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक होता है जो रिटन रिकॉर्ड, जो एंशिएंट टेक्स्ट एंड लैंग्वेज की बात करते हैं, और दूसरा पार्ट हो जाता है कि जो मटेरियल एविडेंस। हम इन दोनों सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। जैसे यूपीएससी में इसी चैप्टर से एक साल एक क्वेश्चन पूछ दिया, और हमें लगता है कि जो लोग भी मेंस परीक्षा दे रहे थे वो सभी लोग भौचक हो गए थे, कहाँ से पूछा। ये हमारे इसी चैप्टर से था। न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा, पैसा, इसका क्या रोल है, हिस्ट्री को कैसे समझते हैं, ये यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा ये लोग बात करते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज फैमिली कैसे डेवलप किया। स्क्रिप्ट के ऊपर में बात करेंगे, स्क्रिप्ट कैसे बना। तो ये चीजें जो है, कुछ पांडुलिपि होती है, मैन्युस्क्रिप्ट। तो पांडुलिपि जो किसी भी लिटरेचर का जो अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं अगर दबा हुआ है तो इसको पढ़ना, इसको खोजना। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई तो हो गई, लेकिन उसकी जो लिपि है उसको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। ऐसी कुछ लिपियां और भी हैं जिसको कि हम नहीं पढ़ पाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों के जो दफनाया जाता है, शव को, लाश को, कॉर्प्स को, डेड बॉडी को जो दफनाया जाता है, उस जगह पर कुछ कुछ लिखा रहता है। दैट गिव्स एन इम्प्रिंट कि उस समय क्या हुआ था, सोसाइटी की व्यवस्था कैसी थी, कैसे दफनाया जाता है या कैसे जलाया जाता है, क्या सिस्टम था, उससे हमको समझ में आता है। क्योंकि लोग वहाँ पर कुछ अपना एम्बलम डाल के रखते हैं कि ताकि पता लगे कि कौन था। तो ये सभी उस समय कौन सा इक्विपमेंट यूज करते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे होता है, एक कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। एक यूवी स्वामीनाथ अय्यर हैं, स्वाभाविक है तमिल होंगे, अय्यर हैं, ब्राह्मण से। तो एक लर्नेड तमिल स्कॉलर हैं। 1880 की बात है। 1880 मतलब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, उसके पहले की बात है। नहीं तो वो स्वामीनाथ अय्यर जो है, उस समय क्या फेज था कि इंडोलॉजिस्ट की बात हो रही थी हिस्ट्री में। नहीं कि भाई लोग इंडिया के बारे में जानना चाहते थे, और जो पंडित थे, जो जानकार लोग थे, उनको ब्रिटिशर्स लोग कोशिश करते थे, क्योंकि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब की स्थापना हो रही थी, और हिस्ट्री के बारे में हम जानना चाह रहे थे। अंग्रेज लोग जो हमारे रूलर थे, तो काफ़ी चर्चा होती रहती थी, विद्वान लोग आपस में बात करते रहते थे। तो स्वामीनाथ अय्यर साहब भी हैं, जो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, विद्वान हैं, तमिल के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। किस जगह पर भाई, तो कुंभाकोणम में। तो कुंभाकोणम में है, तो वो जो है एक रामास्वामी मुटालियार से मिलने गए। जज साहब आए थे, इंडियन थे मुटालियार साहब। उस समय विद्वान लोगों को ही जज डाला जाता था, बनाया जाता था। आपको पता होगा ना, उस समय जो धर्म को जानते थे, जो सिस्टम को जानते थे, कस्टम को जानते थे, ऐसे लोग को जज बनाते थे। तो मुंशिफ साहब थे, जज साहब पढ़े लिखे आदमी थे, इनसे मिलने आए। तो उन्होंने मुटालियार साहब जो है जब मिले, तो मुटालियार साहब जो जज साहब है, पूछते हैं कि भाई तमिल टेक्स्ट के बारे में प्रोफेसर साहब आप क्या जानते हैं, क्या क्या काम किए हैं। और अय्यर साहब ने बोला कि भाई हम तो इस पर काफ़ी सारे काम किए हैं। तो मुटालियार साहब बोले कि साहब आपने काम तो किया है, ये शिवका चिंतोमणि, मणिमेकालाई और शिलापद्दिकरम, ये तीन चीज़ों की बात करते हैं कि इसको आपने पढ़ा है। किसका? शिव का, चिंतोमणि, मणिमेकालाई, शिलापद्दिकरम। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, ये तीन चीजों से। ये तीन क्या है, ये तीन कहानी का बारे में अभी 2 साल पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। हमें लगता है हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ये तीनों क्या बात कर रहे हैं? संगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, अर्ली संगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। संगम लिटरेचर ये था कि तमिलनाडु में एक कल्चर था बहुत पहले से कि विद्वान लोग एक जगह बैठते थे और कहानियों का आदान प्रदान करते थे। कुछ कहानियां हैं, मणिमेकालाई बड़ी इंपॉर्टेंट, शिलापद्दिकरम। तो अय्यर साहब थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बोले कि नहीं वो तो काफ़ी सारे बाकी काम किए हैं, लेकिन इसके बारे में सुने भी नहीं है। और उनका इंटरेस्ट जग गया और वो पुराने तमिल टेक्स्ट को पढ़े,
शिवाका चिंतामणि, मणिमेकालाई और शिलापद्दीकरण। और पढ़ने का उनको लगा कि दुनिया ही बदल गई, कि जो तमिल का जो इतिहास है वो संस्कृत के इतिहास से पुराना चला गया। संस्कृत को माना जाता देव भाषा है, देवताओं से सीधे भाषा आ गई है, प्राकृत से सीधा संस्कृत निकला पहले, लेकिन बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तमिल जो है उसका हिस्ट्री उसके अगल बगल थोड़ा पुराना ही है। क्लासिकल लैंग्वेज में हम इसको पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़े होंगे आप कि कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज है, तो तमिल, संस्कृत, ये सब डाले गए हैं। तो इन्होंने उसको पढ़ा और वो क्या किए कि जो पाम लीफ है, तार का पत्ता जो होता, उस पर जो लिखे हुए लिपियां थी, उस लिपि को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और उसको उन्होंने, अब तार का पत्ता में क्या होता है कि जैसे तार का ही पत्ता बड़ा सा है, ये कितना करीब 1.5 इंच 2 इंच का होगा और करीब 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो इस पे ऐसे 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 करके लिखा हुआ है। अब बीच में क्या करते हैं, धागा बांध देते हैं, और धागा बांध के एक धागा के ऊपर ऐसे करके लोगों ने लिख के रखा था। उस समय कागज नहीं रहा होगा, था भी नहीं, कागज का आविष्कार तो बाद में हुआ, चाइना में हुआ, 2nd सेंचुरी में हुआ। तो लिखा हुआ था, इसको उन्होंने पढ़ा और उन्होंने 93 बुक्स पब्लिश कराया। और इसको किया उन्होंने संगम पोएट्री, संगम पोएट्री उन्होंने बनाया। और शिलापद्दीकरम और मणिमेकालाई पर इन्होंने काम किया। तो ये जो है, वी नो अबाउट द एनकाउंटर फ्रॉम द अनफिनिश्ड बायोग्राफी। उन्होंने एक बायोग्राफी लिखा है, ये जो अय्यर साहब ने, इन चरितम, चरितम माने लाइफ स्टोरी, एन माने माई लाइफ स्टोरी, किन्होंने लिखा, अय्यर साहब ने। और ये जो स्टोरी है, इसको हम लोग एक डिस्कवरी किया, उन्होंने रीडिस्कवरी किया, दोबारा फिर डिस्कवरी तो किया, मैंने स्क्रिप्ट को रीडिस्कवरी किया और इसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो विद दिस बैकग्राउंड हमें ले रहे हैं आपको उपिंदर सिंह जी की किताब से, ठीक है ना, ये हम वहीं से ले रहे हैं। उपिंदर सिंह मनमोहन सिंह जी की डॉटर हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, ग्रेट स्कॉलर। शी हैज रिटन द बुक और यू आर फाइंडिंग दैट यूपीएससी का ट्रेंड उधर ही जाता है, बिकॉज दैट इज वेरी स्टैंडर्ड बुक। ओके, मैं उसी बुक को सिंप्लीफाई करके आपके साथ ला रहा हूं इस चैप्टर में खासकर। तो ये जो है, मतलब कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको देखिए कि ये जो पिक्चर ऑफ द पास्ट के लिए हमको बहुत जरूरी है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से लाते हैं। अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है, फ्रेश एविडेंस लेते हैं और हम लोग एनालिसिस करते हैं, डिबेट करते हैं, डिसएग्री करते हैं, फिर डिबेट करते हैं, फिर एक पॉइंट पे पहुंचते हैं। और डिबेट इज गोइंग ऑन, द डिबेट इज अ पार्ट ऑफ दैट, नॉलेज इज प्रोग्रेसिंग। नॉलेज का प्रोग्रेस करने का रास्ता ही डिबेट होता है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यहां पर देखिए, ऑल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कौन कौन से सोर्स है, एक होता टेक्सचुअल सोर्सेज, जैसे कि मणिमेकालाई, शिलापद्दीकरण, अभी बात हुई आपका। तो ऑल कंपोजिशंस लॉन्ग और शॉर्ट, रिटन और ओरल। ओरल जैसे कि वेदा, वेदा तो माना जाता है कि 1500 बीसी से भी पहले इसके बारे में जिक्र हो गया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब आर्यन आ रहे थे ईरान के रास्ते से, तो ईरान में पारस के खाड़ियों में ही कहीं ये लोग वेदा के बारे में स्क्रिप्ट लिखना, अपना बात करना शुरू हो गई थी, ऋचा लिखनी शुरू हो गई थी। तो ये वेदा तो 1500 बीसी का है, उस समय तो था ही नहीं। ओरल ट्रेडिशन बाद में इसको जोड़ा गया, रिटन तो बाद में आया, छोटा या लंबा। आर्कियोलॉजिकल में क्या है, जो दिखते हैं ऑल टेंजिबल, जैसे बिल्डिंग दिखता है, सिक्का दिखता है, सामान दिखता है, हड्डी दिखता है, आदमी का शरीर का रिमेन्स दिखता है, उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीजें दिखती हैं। जिस जगह पर हम लोग जाते हैं वहां की मिट्टी दिखती है। मान लिया कि कहीं मोल्ड है, मोल्ड के ऊपर में मिट्टी है। अभी हाल में रिसर्च हुआ, कैसे करते हैं भाई, ये ऐसे करते हैं कि जैसे कि देखा कि मान लिया कि एक ही जगह है, छोटा सा जगह, मान लिया 10 मीटर बाय 10 मीटर की जगह को खुदाई की है, पाया कि एक जगह की मिट्टी में नाइट्रोजन ज्यादा है और उसी में एक पार्ट के मिट्टी में नाइट्रोजन कम है, और वहां कुछ मिले ऐसे जैसे लगे इस पे कोई घर रहा होगा। तो क्या समझ में आता है कि जानवर को ये लोग पीछे में या कोई अलग बांधते थे, जानवर के साथ रहते नहीं थे और एक घर में अलग रहते थे उस जमाने में। फिर उसका हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि C14
कार्बन का अगर करते एटॉमिक नंबर तो C12 होता है, C14 मतलब रेडियो एक्टिव कार्बन, और रेडियो एक्टिव कार्बन का जो फुल हाफ लाइफ है 5700 ईयर्स है, या हाफ लाइफ हो जाता है। हम लोग इस कार्बन का रेडियो इंटीग्रेशन करके एक्टिविटी को हम जांचते हैं लैब में, पता करते हैं कितने साल पुराना ये मटेरियल है, कब का एक कल्चर रहा होगा। तो यही C14, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब से आपको एग्जाम, दरोगा का एग्जाम, टीचर का एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, इस सब से क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग है, ये क्या है। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बार आप 8-9 महीना यूपीएससी की तैयारी अगर ढंग से कर लेते हैं बैठ के थोड़ा, जब आप अंडर ग्रेजुएशन में, तो सबसे अच्छा टाइम है। तो यकीन मानिए कि आपका बाकी एग्जाम निकालने का सिस्टम बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखना और पास्ट के बारे में, एक्चुअल मटेरियल इन नेचर, इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ, इंस्क्रिप्शन कहीं भी हो सकता है ना, तार के पत्र पे हो सकता है, दीवार के ऊपर हो सकता है, पत्थर पर उकेरा हुआ हो सकता है, तो उससे आपको समझना होगा। क्वाइंस, इंस्क्राइब्ड इमेजेज, ये विजुअल ऑब्जेक्ट्स, ये सभी के द्वारा हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, थ्रू आउट हिस्ट्री सबऑर्डिनेटेड एंड मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप, जो मैं बोल रहा था कि हिस्ट्री हमेशा बड़े लोगों की बात करता है, सबऑर्डिनेटेड छोटे लोग, मार्जिनलाइज्ड लोग जो मार्जिन पे है, गरीब लोग है, उनकी बात, उनका अपॉर्चुनिटीज जो मिला, उनका सोशल कंडीशन, वो हिस्ट्री में ज़्यादातर लोग नहीं डिस्कस करते हैं। ये आपका है, तो ये हमको बाकी एविडेंस से समझना पड़ता है। एंशिएंट टेक्स्ट लार्जली रिफ्लेक्ट पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस एलाइट्स, जो पॉलिटिकली एलाइट लोग हैं, सोशल है, लिखने पढ़ने वाले, उनकी बातें ज़्यादा करते हैं। अपर क्लास मैन के बारे में टेक्स्ट जो है, ये कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स, टेक्स्ट वही होता है। जैसे एक टेक्स्ट मिला, एक लाइन मिला आपको, उस लाइन से बहुत चीज नहीं पता लगेगा, लेकिन जब लिटरेचर मिल जाता है तो उस जमाने के लोगों का क्रिएटिविटी, उसका एक्सप्रेशन, वो कैसे ड्रामा, जब मुद्रा राक्षस पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि मुद्रा राक्षस मतलब उस जमाने में सोशल कंडीशंस क्या रहा होगा। तो टेक्स्ट से हमको बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन इस तरह का लिटरेचर जो है उससे हमको एविडेंस ज़्यादा मिल जाता है। ऑलवेज कंसिडर ए टेक्स्ट एज एन ऑथरशिप, हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट टेक्स्ट आर मच ओल्डर देन सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। कुछ टेक्स्ट हमें मिल जाते हैं, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोका को जेम्स प्रिंसेप ने खोजा। जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन स्क्रिप्ट का ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों में पढ़ लिया, तो हमें अशोक के टाइम के बारे में पता लगा। लेकिन जेम्स प्रिंसेप को ये नहीं पता था कि ये जो अशोक नाम नहीं पता था, उनका नाम था कि देवप्रियम, ये कौन है। बाद में पता लगा कि ये अशोका है। फिर हम लोगों ने इसको कहाँ से समझा, हम लोगों ने इसको समझा श्रीलंका के जो मैन्युस्क्रिप्ट है वहाँ से हम लोगों ने इसको पाया, तो हम लोग अशोका के बारे में ज़्यादा जाने। तो क्रोनोलॉजिकल लेयर्स और उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, तो ये लैंग्वेज का एनालिसिस करना पड़ता है, उसका स्टाइल देखना पड़ता है, उसका कंटेंट देखना पड़ता है, उसका स्क्रिप्ट देखना पड़ता है, स्क्रिप्ट को स्टडी करना पड़ता है, तब हम हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है। वो क्या करता है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये सब देता है, तो आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है कि स्टेटमेंट 1 सही है कि नहीं। पहला काम क्या है, आपको देखना पड़ता है कि स्टेटमेंट 1 सही है कि नहीं, स्टेटमेंट 2 सही है कि नहीं, स्टेटमेंट 3 सही है कि नहीं। फिर लिखेगा स्टेटमेंट 2 एनालाइज करता है, स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट करता है। जब आप दोनों जानिएगा सही है तब ना सपोर्ट के बारे में आप सोचिएगा भी। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो इंटरेस्टिंग है। अभी क्वेश्चन का पीवाईक्यू देख लीजिएगा, पीवाईक्यू आपको इसी ऐप में मिल जाता है। पीवाईक्यू हमेशा देखते रहिए, चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हर कंटेंट के नीचे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। बुक रीडिंग इज मस्ट। तो अमेजिंग टेक्स्ट, सेल्फ एविडेंट एंड फैक्ट्स। तो अमेजिंग टेक्स्ट हिस्टोरिकली डजंट मीन मैकेनिकली प्लकिंग आउट सेल्फ एविडेंट फैक्ट्स। ये इसका मतलब नहीं कि टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा पूरा, उसको कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है।
लिटरेरी, सम टेक्स्ट आर नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव, इससे कुछ आइडियल कंडीशंस आता है। तो ये टेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करें पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला जा रहा है कि चाइना ने इन्वेंट किया पहली बार में पेपर। पेपर बनाने का तरीका किसने बनाया? पहले चाइना ने। कब बनाया? अराउंड 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। मतलब कि जब यहाँ अशोका थे, यानी आपको मौर्य वंश खत्म हो रहा था, तो शतवाहन से पहले, मतलब मौर्य वंश खत्म हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि वहाँ पर जो है आपको मौर्य वंश, ये चाइना में आपको पेपर मिलता है। और प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाता है 8th सेंचुरी तक। ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब क्या होता है कि आप एक ब्लॉक में आप लेटर को सजाते हैं, बाद में इसको प्रिंट करते हैं, जो अभी भी चलता है। और मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग की प्रिंटिंग मशीन को कहीं से कहीं ले जाते हैं, 11th सेंचुरी में शुरू होता है। ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप थोड़ा सा अपना बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में भी पेपर प्रिंटिंग के हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस बनाए हुए हैं 11th-12th क्लास में, और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता रहता है। ठीक है, हमारा काम क्या है? रिटेन एसोसिएशन, एसोसिएट करना है। तो ये हम लोग बाद में भी कर लेंगे पेपर के बारे में, लेकिन आप अभी कर ले तो आपका उस समय पढ़ना कम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, चाइना से आया, यूरोप, इंडिया, और राइटिंग मटेरियल कंटिन्यू टू बी यूज्ड। लेकिन एंशिएंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट जो है ज़्यादातर पाम लीफ पे है, जिसको संस्कृत में ताल पत्रा कहते हैं, तमिल में ओलाई कहते हैं। तार का पत्र होता है ना, तार का, उस पे। किस तरह के पाम यूज करते हैं ये बारे में बात हो रहा है कि एक होता है टालीपॉट, जो तालीपॉट जिसका बोटेनिकल नेम है शारेफा अम्ब्रा क्यूलिफेरा, ताली तमिल। लार्ज, थिनर, मोर फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल, ये करीब तार जो हमारे यहाँ पाया जाए तो वही होता है। एक होता है पाम, पाम जान ही रहे, पाम का, तो ये आपका थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इन दोनों पे आपको इस तरह के पाम पे लोग लिखते थे। हाउ मैनी स्क्रिप्ट वर मेड, लीव्स को लेते थे और उसको जो है राइट साइज में काटते थे, उसमें 1 या 2 या 3 जगह होल डालते थे, उसके बीच में धागा बांध देते थे, और धागा बांधने से पेपर एक दूसरे के नीचे होता था। फिर इसको कवर्स ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, सबसे ऊपर में जो कवर था वो थोड़ा हार्ड डालते थे, ताकि बीच का पेज जो है सुरक्षित रहे, वुड का, ड्राई पाम का। और उस पर हर पेज पर राइटर जो है वो इनग्रेव करता था एक पेन से, इस तरह का पेन से इस्तेमाल करता था। पेन के अंदर में इंक डालने की व्यवस्था नहीं थी, तो एक रीड का, आपका रीड का पेड़ गांव में मिलता है, एक नरकट का पेड़ मिलता है गांव में। नरकट का पेड़, रीड का पेड़, इन सबों को बीच में देखिएगा पल्प होता है। वो पल्प में थोड़ा सा आप अगर डाल दीजिए स्याही, तो धीरे धीरे वो, ये जैसे मान लिया कि ये है और इसको आपने ऐसे करके बांधा, धीरे धीरे इसके बीच से स्याही आता रहता है। अब बीच बीच में एक इंक पॉट टाइप का रहता है, इसमें आप एक डुबाते भी जाइए, इसे लिखते जाते थे। बाद में जब वो हो जाता था कि पूरा प्रॉपर लिखा गया, तो उसके ऊपर में एक पॉलिश कर लेते ताकि पानी का प्रभाव इसके ऊपर न पड़े। वैक्स का भी पॉलिश कर सकते थे। तो यही था कि इनग्रेव्ड लेयर्स ऑफ लीव्स, स्टाइलस यूज करते थे। लीफ इज स्मीयर्ड विथ शूटर पाउडर्ड चारकोल मिक्स्ड विथ वेजिटेबल जूस। चारकोल मतलब कि लकड़ी को जला के उसमें थोड़ा तेल डाल के या वेजिटेबल का जूस डाल के उसको कलर बना लेते थे। अब मान लिया कि आपको नील का कलर देना है, तो नील का कलर, कुछ मेहंदी का कलर कर दीजिएगा तो ग्रीन कलर का, ऐसे लिख सकते थे उससे। तो ब्लैक मिक्सचर नॉर्मली यूज करते थे ताकि पढ़ना आसान होता था। लेटर्स नॉर्मली पैरेलल टू द लेंथ लिखते थे, इतना बड़ा मान लिया है तो ऐसे लिखते थे, ऐसे। और नॉर्मली 2-3 कॉलम में ही खत्म हो जाता था एक तार का पता। कितना 1.5 इंच 2 इंच का होता है ये चौड़ाई, तो खत्म हो जाता था। ये आपको अभी भी बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट अगर देखना है तो नालंदा चले जाइएगा। नालंदा महाविहार में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट पाली के अभी भी मिलेंगे, वो है म्यूजियम में रखा हुआ है। पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट भी है खुदा बख्श खान लाइब्रेरी पटना में। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है। पाम लीफ को
भाई हीट से बचाना है क्योंकि वो तो फट जाएगा, तो इसको वैक्सिंग कर देते थे। इंसेक्ट से बचाना है तो इसके ऊपर में कुछ लेप लगा देते थे वेजिटेबल का, ताकि इंसेक्ट ना आए। अभी भी हम लोग जानते हैं कि सरसों के खल्ली का लेप अगर लगा दीजिए तो इंसेक्ट से बचा रहता बहुत दिनों तक कोई सारा चीज़। वाटर से, फंगस से, डस्ट से, फायर से, ताकि ये खराब नहीं हो। और इसको स्क्राइब्स केप्ट द ट्रेडिशन अलाइव। अब दूसरे लोगों को मान लिया कि नई कॉपी बनानी है, तो ओरिजिनल जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट है वहाँ गए और स्टूडेंट लोग उसी को देख देख के कॉपी कर लिए, तो किताब बन गई। फोटोकॉपी मशीन तो था नहीं, तो लोग उसको कॉपी करते थे और कॉपी करके अपने पास रखते थे। तो कभी कभी ओरिजिनल स्क्रिप्ट न भी मिले, कॉपी भी मिल जाए उससे कॉपी किया हुआ, उससे भी समझ में आता है कि ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसका लिखा हुआ था। तो ट्रेडिशन डिक्लाइन 19th सेंचुरी तक आते आते चूंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो ये प्रोसेस खत्म हो गया। अभी हम लोग कैसे इसको बचाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट को? कभी आप जाइएगा खुदा बख्श खां लाइब्रेरी में, तो वहाँ क्या करते हैं, पहले जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट रखा जाता है उसको फ्यूमिगेशन करते हैं, फ्यूमिगेशन कर देते ताकि जो कीड़ा मकोड़ा वहाँ से हट जाए। इंसेक्टिसाइड कौन सा जैसे थाइमोल, क्रोमेट सोल्यूशन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉस्फिन गैस, एक्साइथिलीन ऑक्साइड, इन सबों से फ्यूमिगेट कर देते हैं उसको ताकि कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे। फिर इसको सॉल्वेंट से हम इसको साफ करते हैं, फिर इसको रिपेयर करते हैं, वायल करते हैं और ये इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि ये जो है हमें पढ़ने के लिए इस्तेमाल में आए। तो हिस्टोरियंस का एक काम है करना। तो डिस्कवरी, प्रिजर्वेशन, केयर ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपका हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको लैंग्वेज से जोड़ते हैं कि हमारे जो लैंग्वेज हैं, जो लैंग्वेज से भी बहुत ही समझ में आ जाता है। जैसे कि अभी आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और इसको हम लोग हिस्ट्री और कल्चर को अलग अलग नहीं कर सकते। हिस्ट्री और कल्चर, इतिहास और संस्कृति साथ साथ चलता है, और लैंग्वेज जो है पार्ट ऑफ द कल्चर है। लैंग्वेज जो है वो सभ्यता और संस्कृति का पार्ट है। और इसको हम लोग की एक बुक जो होती है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वहाँ से इसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत होगी। अगर यहाँ आपने ध्यान दे दिया तो वहाँ पढ़ने में आपको ज़्यादा मन लगेगा, बिकॉज दिस चैप्टर कवर सो मेनी टॉपिक्स। इसलिए मैंने बोला था चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम लोग जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन बुक का एक चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू यही कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग बोलते हैं माता को संस्कृत में माता बोलते हैं या मातृ बोलते हैं, और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। ब्रदर बोलते हैं भाई को, और संस्कृत में भ्रातृ बोलते हैं। तो मतलब कि इंग्लिश में जो है वो एक ही लैंग्वेज स्टॉक से दोनों निकला है, संस्कृत भी निकला है और इसी लैंग्वेज स्टॉक से इंग्लिश भी निकला है। इसका मतलब यही है क्योंकि एक ही वर्ड है, मातृ मदर, भ्रातृ ब्रदर, दोहित्री डॉटर। तो ये आपको समझना है। तो लिंग्विस्टिक फैमिली है, तो हिंदी इंडो यूरोपियन फैमिली से हम लोग निकले हुए हैं। हमारी भाषा कौन कौन भाषा है? हिंदी से मिलता जुलता पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है, आसामीज है, गुजराती है, सिंधी है, कश्मीरी है, पर्शियन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये सभी आर्मेनियन, ये सभी भाषाएं जो हैं आपको मिल जाती हैं इंडो यूरोपियन फैमिली से। लेकिन जब हम द्रविडियन ग्रुप जो पहले से था, जैसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम बात मानते हैं नॉर्मली कि वो द्रविडियन ग्रुप की भाषा वो लोग बोलते थे, जो यहाँ की मूल भाषा रही होगी कभी। तो तमिल है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, तुलु, ब्रोही। ब्रोही पाकिस्तान में है, ये आपका बलूचिस्तान एरिया में है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था? बलूचिस्तान में। तो ये बताता है कि चूंकि ब्रोही जो कि साउथ में नहीं है, वो बलूचिस्तान में है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता, वहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा के अगल बगल में भी ब्रोही बोली जाती है, जिसका ओरिजिन द्रविडियन है। ये एक प्रूफ देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में द्रविडियन भाषा बोली जाती थी। इसी तरह गोंडी, माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो माइग्रेट कर गए मध्य प्रदेश साइड में, गोंडी ट्राइब, या माल्टो राजमहल हिल्स में। ये अभी भी हमारे बिहार में एक संथाली ट्राइब है,
झारखंड एरिया में, या हमारे यहाँ एक मुसहर कम्युनिटी है, इनको जो कोई कोई गाना में जो कुछ शब्द यूज करते हैं वो द्रविड़ियन भाषा के शब्द यूज करते हैं। तो अभी भी कुछ लोग लिंग्विस्टिक लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग संभवतः उसी स्टॉक से आए हुए हैं जो मूल लोग थे। तो ये बात आपको द्रविड़ियन के कॉन्टेक्स्ट में है। अब आपका एक ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप है, एक ग्रुप माइग्रेट करके आता है, तो संथाली है, खासी है, मुंडारी है, सम अदर लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया। अब हम अपने नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तिब्बतो बर्मीज मिलता है, मणिपुरी है, बोडो है, गारो है। ये अगर आप अभी याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं चार्ट बना के, तो आपको जब लैंग्वेज पढ़िएगा या आप पॉलिटी में पढ़िए या आप कल्चर में पढ़िए, वहाँ आपको काम में आता है। पॉलिटी में भी हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़े हैं कि कौन कौन से 22 लैंग्वेज है। अंडमानीज है, तो लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज वेदा। वेद जो है वो संस्कृत में है, जो सर्वाइविंग है, ओरल ट्रेडिशन से आया। संस्कृत जो है इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली, अभी हम बात कर रहे थे कि संस्कृत जो है, वेदा जो है वो ईरान में शायद लिखी गई कुछ ऋचाएं। एंशिएंट पाली एंड प्रकृत, ये जो है महाराष्ट्रीय शोरचेनियन मगधी, जिसमें बुद्धा वगैरह बोलते थे, पाली प्राकृत में या अर्ध मगधी, ये सभी जो है आपको उसी स्टॉक से आते, इंडो आर्यन से। अपभ्रंश जो आपका जैनिज्म की मुख्य भाषा होती है। द्रविड़ियन में तमिल हैज द ओल्डेस्ट लिटरेचर, जो हमने संगम की बात किया, फॉलोड बाय कन्नड़ा। उसके बाद कौन सा आएगा? कन्नड़ा आएगा। मेनी अदर रीजनल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट टुक शेप बिटवीन 1000 to 1500। 1000 से 1500 के बीच में बहुत सारी भाषाओं पर हम लोगों ने काम किया है। क्लासिकल संस्कृत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत दो पार्ट में हो जाते हैं, एक मॉडर्न एक क्लासिकल। लैंग्वेज हुज रूल्स वर कोडिफाइड बाय ग्रामेरियन पाणिनि। पूछा जाएगा कि क्लासिकल संस्कृत से क्या आपका मतलब होता है, पूछते हैं यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन। तो बोलिए कि साहब जिसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर जो संस्कृत डेवलप हुआ उसको हम लोग क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, है ना। तो पाणिनि। संस्कृत का ग्रामेटिकल वर्क पतंजलि का महाभाष्य है, जो 2nd सेंचुरी बीसी का अंतर्गत आया। सबसे पुराना जो तमिल का ग्रामर है तोलकाप्पियम है। ये आपको यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तोलकाप्पियम, ठीक है ना। लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, तो इंडो यूरोपियन जो है ज्यादा बोली जा रही है, द्रविड़ियन उसके बाद, और ये आपका फ्लो है। ये आपको यूपीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलीजियस वर्सेस नॉन रिलीजियस टेक्स्ट, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। हम लोग रिलीजियस और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, यहाँ द कंसेप्ट ऑफ धर्म इज इंपॉर्टेंट। धर्म हिंदी में लिखे धर्म, अगर पाली में लिखते हैं तो इट इज धम्म। धर्म और धम्म शुरू में जब बात हुई तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं था, मतलब कि एक पंथ से जुड़ा हुआ नहीं था। ये तो बाद में हम लोगों ने हिंदू वर्ड इस्तेमाल किया है। हिंदू वर्ड इस्तेमाल करने के लिए तो ये है कि अरब के देश के लोग, ईरान के लोग, ये लोग जो हिंदू कुश पर्वत के जो पूरब में रहते हैं उसको हिंदुस्तान कहा है ना, हिंदू कहा। और जिसको कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में भी कि सिंधु वर्ड बोले, शेंडू बोले चाइनीज लोग, ये सब इंडस के साथ जुड़ा हुआ शब्द था, करेक्ट, क्योंकि सिविलाइजेशन वहीं पर था। जो डॉरियस जो है ग्रीक किंग जो है वो बोलता है कि ये हमारा क्षत्रप के अंदर में एक आता है। तो ये धर्म या धम्म जो है ये जीवन पद्धति है जिसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, वे ऑफ लाइफ। ये स्थापना तो बाद में किया गया। तो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट समटाइम्स डिवाइडेड इनटू रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि धर्म रिलीजन की बात तो करता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है यही बात लिखा हुआ है कि द इंग्लिश वर्ड रिलीजन अटैचेस टू ग्रेट इंपॉर्टेंस टू बिलीफ, आई सजेस्ट फिक्स्ड, रिजिड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाउंड्रीज, कि साथ के लोग जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। लेकिन नो एंशिएंट इंडियन वर्ड सच मीनिंग धर्म और मच ब्रॉडर रेफरेंस। तो ये एग्जाम्पलरी वे ऑफ लाइफ को हम लोग धर्म कहते हैं, धर्मा कहते हैं।
तो बुद्ध तो लिखते भी हैं ना कि पानी का धम्म जो है वो क्या है कि आग को बुझा देता है। पानी की प्रकृति क्या है, ये ठंडा होता है नॉर्मली, देरी से गर्म होता है। तो पानी की प्रकृति की यही बात करते हैं, दैट इज द धम्म, प्रकृति और धम्म की बात करते हैं, दैट इज द बेसिक नेचर। तो कोड ऑफ कंडक्ट, स्पेशल प्रैक्टिसेज, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसीलिए कोई एक खास डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन देयरफॉर वी शुड नॉट बी सरप्राइज टू फाइंड इंटरवीनिंग द रिलीजियस एंड अनरिलीजियस थीम्स इन मेनी एंशिएंट टेक्स्ट। काफ़ी सारे एंशिएंट टेक्स्ट जो है उसमें कुछ रिलीजियस पार्ट है, जो कुछ जो नॉन रिलीजियस पार्ट भी है, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो हमारा जो मेजर टेक्सचरल सोर्सेज जो है, जो टेक्स्ट की हम बात करते हैं, वो काफ़ी, ये मेनी एंशिएंट टेक्स्ट आर नॉट रिटेन। ओरिजिनल लैंग्वेज जो है यूजुअली स्टडी इन एंशिएंट टेक्स्ट इन ओरिजिनल लैंग्वेज, और इसका गुड ट्रांसलेशन होने की तो ज़रूरत है ही। तो अब हम लोग इस अभी कंटेंट 1 हमारा जो चैप्टर है, जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसका हम लोग फर्स्ट कंटेंट, फर्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट वी विल डू दैट आफ्टर एवरी कंसेप्ट वी विल हैव सर्टेन एमसीक्यू क्वेश्चंस, ताकि आपको पता लगे कि आपने इसको पढ़ा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि यूवी स्वामीनाथन अय्यर पब्लिश ने बहुत सारी किताब पब्लिश की, ओल्ड तमिल संगम पोएट्री वगैरह से रिलेटेड, शिलापद्दीकरम, मणिमेकालाई से रिलेटेड, कितने की है? आपने देखा होगा, स्वाभाविक है 93 आपने वहाँ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो सर्वाइविंग टेक्स्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेदा किस लैंग्वेज में है? तो भाई संस्कृत में है। क्या क्लासिकल संस्कृत है? नो, क्लासिकल संस्कृत तो अष्टाध्यायी के बाद आया, ये ओल्ड संस्कृत में है, ठीक है ना। टर्म अपभ्रंशा, अपभ्रंशा क्या है भाई? तो द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्राकृत अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट मिलेनियम की, ये है आपका। विच वन इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? तो आपको देखना होगा कि लीफ मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में क्वेश्चंस का आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो आपको देख लीजिएगा कि भाई यहाँ पर लीव्स आर सोक्ड इन वाटर बिफोर राइटिंग ऑल दोज थिंग्स। मैं एक बात हमेशा कहूँगा कि यू मस्ट राइट। आप हिंदी मीडियम के हैं, हमारी हिंदी मीडियम की यही किताब है, इसी किताब को पढ़े। कंसेप्ट तो सेम है, जो कि हम बाइलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के बोलते हैं। इट इज अनदर थिंग कि मैं इंग्लिश की किताब खोल रखा हूँ, लेकिन हाँ, हिंदी वाले अपने हिंदी की किताब पढ़ें, और वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा कि व्हाट इज टेक्सुअल सोर्स इन हिस्ट्री, explain various issues of historians must keep in mind when reading and analyzing the ancient text, definition of text versus literature, आपको इसके आंसर में सब आना चाहिए। यूपीएससी भी इसी तरह के कीवर्ड्स पे चलता है, एग्जामिनर को कीवर्ड्स दिए जाते हैं, इस कीवर्ड्स के आधार पे ही क्वेश्चन का मार्किंग होता है। ये आपको अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। विथ एवरी कंसेप्ट यू मस्ट प्रैक्टिस इट। टेक्स्ट एज कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, नॉट डायरेक्ट रिफ्लेक्शंस, ये सब आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। Describe in detail the making, use and preservation of ancient palm leaf manuscript in India, इसका क्या तरीका है, ये लिख लीजिएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई द मेजर लैंग्वेज फैमिली स्पोकन इन एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया। कौन कौन सा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजियस एंड अनरिलीजियस टेक्स्ट इन एंशिएंट इंडिया इज प्रॉब्लमेटिक। कैसे भाई? तो ये आपको इसका आंसर का हिंट दिया हुआ है। प्लीज राइट ऑल दीज आंसर्स एंड डू द मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चंस। विथ दिस आई फील दैट कि आपका जो ये कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज है, इसका एक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग मेनली 16 कंसेप्ट पे बात करेंगे करीब करीब। तो दिस इज वन कंसेप्ट जिसके आधार पे हमने क्वेश्चंस देख। So बेसिक थिंग इज दैट कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। इफ़ यू डू द वर्क साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ आप करते रहते हैं, तो आपका ये जो है 70 आवर्स में ऑलमोस्ट आपका हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एंड कल्चर जो आपका पूरा है, वो पूरा खत्म हो जाता है। ओके, तो नाउ वी विल इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट।